हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड भी कहा जाता है। समास कक्षा 9 के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं समास। लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आज हम समास में पढ़ेंगे समास के भेद, समास की परिभाषा, समास की विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं समास। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्तियों तथा योजक शब्दों और अथवा आदि का लोप हो जाता है, यानी ये हाइड हो जाते हैं और शब्द का संक्षेपीकरण हो जाता है, अर्थात शब्द को छोटा कर दिया जाता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, जिसका अर्थ है पास बिठाना, अर्थात शब्दों और पदों को पास पास बिठाना, उनका रूप छोटा करना समास कहलाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। एक और परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन सार्थक संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। या दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के मेल से बनने वाली नई सार्थक शब्द रचना समास कहलाती है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक पद है राजा का पुत्र, तो इसको यदि हम छोटा करें या इसका समास करें तो इसको हम बना देंगे राजपुत्र। तो राजपुत्र भी वही अर्थ प्रकट करता है जो राजा का पुत्र प्रकट करता है, किंतु राजा का पुत्र की अपेक्षा राजपुत्र शब्द जो है वो संक्षेप में है, छोटा है। तो यहाँ राजा और पुत्र मिलकर एक नया पद राजपुत्र बन गया है और उसके बीच की का विभक्ति का लोप हो गया है। आपने देखा ना, ये जो का है ये विभक्ति, इसका हमने लोप कर दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब जानते हैं समास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, समास में दो पदों का योग होता है, दो शब्दों का। जैसे अभी हमने देखा ना राजा और पुत्र, उसके बीच की विभक्ति को हमने हटाकर दोनों पदों को एक मिला दिया। तो इस प्रकार से समास में दो पदों का योग होता है। दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे समस्त पद कहा जाता है। जब हमने राजा का पुत्र का राजपुत्र बनाया तो जो राजपुत्र है उसे हम समस्त पद कहेंगे। इसके विषय में हम आगे अभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। समस्त पद में सबसे पहले पद को पूर्व पद तथा बाद के पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे यदि आप इस राजपुत्र को देखें तो इसमें दो पद हैं, राज और पुत्र। तो जो प्रथम पद है राज, इसको हम पूर्व पद कहेंगे, और जो द्वितीय पद है, दूसरा शब्द है पुत्र, इसको हम उत्तर पद कहेंगे। इस प्रकार आपकी समझ में आ गया होगा कि पहले पद को पूर्व पद तथा बाद के पद को उत्तर पद कहा जाता है। और समास में दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि दो पदों के बीच में प्रयोग की जाने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है, अर्थात उन्हें छिपा दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। उदाहरण देखिएगा आप। जैसे आपका एक शब्द है रसोई घर, तो इसका हम समास विग्रह किस प्रकार करेंगे? रसोई के लिए घर। तो जो रसोई है वह इसका पूर्व पद है और जो उत्तर पद है वह है घर। इसी प्रकार से ग्रामगत, ग्राम इसका पूर्व पद है और गत इसका उत्तर पद है। जलमग्न, जलमग्न में जल पूर्व पद है और मग्न उत्तर पद है। और जब हम इनका समस्त पद बनाएंगे, जैसे रसोई घर, ग्रामगत, जलमग्न, ये सब समस्त पद हैं। तो समस्त पद बनाने के लिए बीच की विभक्तियों को हम समाप्त कर देते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पूर्व पद और उत्तर पद
कैसे होते हैं। समास के विग्रह में प्रथम पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और अभी हमने देखा समस्त पद संक्षिप्तता की प्रक्रिया से बनाए जाने वाले यौगिक शब्दों को समस्त पद अथवा सामसिक पद कहा जाता है। जैसे रसोई के लिए घर को हमने बना दिया रसोई घर, तो ये जो है इस शब्द का, इस पद का संक्षिप्त रूप है, तो इस प्रकार से हम इसे सामसिक पद या समस्त पद कहेंगे। अब देखते हैं समास विग्रह क्या होता है। विग्रह, जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, विग्रह का अर्थ है अलग करना। क्या अलग करना? समस्त पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा रसोई घर, तो हम इसके शब्दों का जब विग्रह करेंगे तो हमारे सामने पद आएगा रसोई के लिए घर। तो जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समस्त पद और समास विग्रह में क्या अंतर है। समास विग्रह में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके शब्दों को अलग अलग किया जाता है, और समस्त पद में विभक्ति चिन्हों को हटाकर उसको शब्द का संक्षेपीकरण किया जाता है। यहाँ आप उदाहरण देख सकते हैं। आपका समस्त पद है यहाँ पर एक शब्द प्रयोगशाला, इसे हम समस्त पद भी कह सकते हैं, इसे हम सामसिक पद भी कह सकते हैं। तो आपके सामने समस्त पद है प्रयोगशाला, इसका हम विग्रह कैसे करेंगे? प्रयोग के लिए शाला। दूसरा आपके सामने समस्त पद है शोकाकुल, इसका विग्रह हम किस प्रकार करेंगे? शोक से आकुल। तो इस प्रकार हमने समझा कि समस्त पद के विग्रह करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। और अब जानते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? इस विषय पर सभी बुक्स और सभी विद्वत जन एक मत नहीं हैं। कुछ पुस्तकों में समास के 4 भेद दिए हुए होते हैं। जहाँ समास के 4 भेद दिए हुए होंगे वहाँ पर तत्पुरुष समास के उपभेद होंगे कर्मधारय और द्विगु समास। और अगर हम इनको सीक्वेंस में रखते हैं कर्मधारय और द्विगु समास को, तो इस प्रकार से समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा द्विगु समास। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। तो पहला आपका समास का भेद है अव्ययी भाव समास। कहाँ होता है अव्ययी भाव समास? समझ लेते हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय यानी अविकारी शब्द। अविकारी से तात्पर्य जिसमें कोई विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहे जाते हैं। इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहे जाते हैं या अव्यय कहे जाते हैं। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है, पहला पद जो होता है, वो एक अव्यय होता है और वही प्रधान भी होता है। इसका पूर्व पद अव्यय और प्रधान होता है, और पूर्व पद अव्यय होने के कारण समस्त पद भी एक अव्यय ही बनता है। और इसका उत्तर पद संज्ञा अथवा विशेषण ज़रूर हो सकता है। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा। प्रति, प्रति क्या है? एक अविकारी शब्द है, अव्यय है, और मास क्या है? संज्ञा है। तो इस प्रकार से प्रतिमास जो उसका समस्त पद बनेगा, इसका वो बनेगा प्रतिमास, जो कि एक अविकारी शब्द है। एक दूसरा उदाहरण है यथा प्लस योग्य। यथा क्या है? एक अविकारी शब्द है और योग्य विशेषण है। इस प्रकार से इसका समस्त पद यथा योग्य बनेगा, जो कि एक अविकारी शब्द है, अव्यय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। अजन्मा, इसका विग्रह हम करेंगे तो आएगा बिना जन्मे, आमरण, मरण तक। तो इस प्रकार ये जो है वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। और समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। कहाँ होता है तत्पुरुष समास? समझ लेते हैं।
जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है और पूर्व पद के साथ विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, ग्रामगत, तो इसका विग्रह जब हमने किया तो किया ग्राम को गया हुआ, और जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति का लोप कर देंगे, इस प्रकार समस्त पद भी बन जाएगा ग्रामगत। तो यहाँ हमने देखा कि पूर्व पद गौण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, प्रयोगशाला, समस्त पद है प्रयोगशाला, इसका विग्रह हम किस प्रकार करेंगे, प्रयोग के लिए शाला। तो जब हम विग्रह करेंगे तो हमने यहाँ पर कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया है के लिए, और इसका जो पूर्व पद है वह गौण है और उत्तर पद शाला जो है वो प्रधान है। इस प्रकार से यहाँ पर तत्पुरुष समास हो रहा है। एक और भेद देखते हैं, राजपुत्र, तो यहाँ पर राजा का पुत्र, इसका समास विग्रह होगा। एक और उदाहरण है देशगत, देश को गया हुआ, जब हम विग्रह करेंगे तो कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करेंगे, और जब हम समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा। और समास का तीसरा भेद है द्वंद्व समास। कहाँ होता है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच और, या, तथा, अथवा जैसे योजकों का प्रयोग होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे आप इन उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं, रात दिन, तो जो समस्त पद रात दिन है, आप अगर इसके पूर्व पद और उत्तर पद को देखेंगे तो इसमें से कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, ना कोई प्रधान है ना कोई गौण है, रात और दिन दोनों का ही समान महत्व है। तो इस प्रकार से इसके दोनों पद प्रधान हैं, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय इनके बीच में जो योजक चिन्ह लगे हुए होते हैं उनको हटाकर हम और, तथा, या, अथवा जैसे योजकों का प्रयोग करते हैं। जैसे माता और पिता, मान अपमान, मान और अपमान, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, यहाँ पाप या पुण्य भी हो सकता है, पाप अथवा पुण्य भी हो सकता है, लोभ मोह, लोभ और मोह, हानि लाभ अगर होता तो हानि तथा लाभ भी हो सकता था। इस प्रकार से हमने समझा कि दोनों पद इसके प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, और उनका विग्रह करते समय उनके बीच में हम और, या, तथा, अथवा जैसे योजकों का प्रयोग कर देते हैं। यह बहुत ही आसान समास है। और समास का चौथा भेद है बहुब्रीहि समास। कहाँ होता है, जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, अर्थात ना ही पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, परंतु वे किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जब इनका समस्त पद बनता है तो वह किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। समझते हैं, उदाहरण देखते हैं। नीलकंठ का विग्रह है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ना ही नीला प्रधान है, एक रंग है नीला, और ना ही कंठ में कोई प्रधानता है, यह भी शरीर के एक अंग का नाम है, परंतु ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी कौन, शिव जी। अर्थात ना ही पूर्व पद प्रधान है ना ही उत्तर पद प्रधान है, लेकिन ये किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया है। आपने देखा ना कि यहाँ ना नील प्रधान है और ना कंठ प्रधान है, ये दोनों मिलकर तीसरे पद शिव के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो रहा है। इस समास के कुछ और उदाहरण देखते हैं। कैलाशपति, कैलाश पर्वत का स्वामी है जो, अर्थात शिव जी, किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। महादेव, महा ना ही महा प्रधान है ना ही देव प्रधान है, लेकिन किसी तीसरे की ओर संकेत ये कर रहा है, जैसे कि महान है जो देव, अर्थात शिव जी। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात किसकी ओर संकेत कर रहा है, गणेश जी। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से हमने समझा कि इस समास में ना ही पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, परंतु ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं जो विशेष होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुब्रीहि समास हमने पढ़ा। और समास का पांचवा भेद है
कर्मधारय समास, जिस पद में एक पद विशेषण तथा दूसरे पद विशेष्य हो और एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपमान और उपमेय आपने अलंकार में पढ़े हैं। तो प्रथम पद, एक पद इसका विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे उदाहरण द्वारा इसको समझ लेते हैं। हमारे पास शब्द है पीतांबर। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर विशेष्य और विशेषण का संबंध है। पीला अंबर, पीत है जो अंबर। महाराज, महान है जो राजा, महान राजा, विशेषण विशेष्य का संबंध है। प्रधान अध्यापक, विशेषण विशेष्य का संबंध है। प्रधान है जो अध्यापक। काली मिर्च, विशेषण, काली विशेषण और मिर्च विशेष्य, और समास विग्रह होगा काली है जो मिर्च। सत्संग, सत है जो संग। इस प्रकार से हमने इनमें देखा कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास पाया जाता है। और समास का छठा और अंतिम भेद है द्विगु समास। बहुत आसान है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची से तात्पर्य जहाँ पर किसी एक नंबर का हमें परिचय मिलता है। इसके समस्त पदों में हमें प्रथम पद जो है वो किसी नंबर को इंडिकेट करता हुआ मिलेगा। जैसे आप ध्यान से देखने पर आपको समझ में आएगा। शब्द है एक पदी, विग्रह है एक पद वाला, अर्थात यहाँ पर आप एक नंबर को देख रहे हैं, एक। द्विघात, विग्रह होगा दो घातों का समाहार, नंबर देख रहे हैं आप, दो। तिरंगा, विग्रह होगा तीन रंगों का समाहार, यहाँ पर भी एक नंबर आप देख रहे हैं, तीन। त्रिवेणी, तीन वेणियों यानी धाराओं का समाहार। त्रिकोण, तीन, यहाँ पर भी तीन नंबर आपको मिल रहा है। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। इसी तरीके से चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तऋषि, अष्टभुजाएं, नवरंग, दशानन। तो इस समास को जब आप विग्रह करेंगे, द्विगु समास का जब आप विग्रह करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको कोई ना कोई संख्या ज़रूर मिल रही होती है। जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास पाया जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने देखा कि समास कितने आसान हैं। आप ज़रा सी प्रैक्टिस से इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और मैं अपने सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।